हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल स्मॉल लर्निंग में पॉइंट में स्वागत है। आज का ये जो वीडियो है ये पार्ट 2 है आपकी केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव चैप्टर आपका 2 विलियन का। सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि हमने इससे पहले इस चैप्टर 2 विलियन का पार्ट 1 अपलोड कर दिया है। आज इस वीडियो में हम पार्ट 2 चैप्टर को समाप्त कर देंगे। अगर आपने चैप्टर 2 के पार्ट 1 को नहीं देखा तो हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं, स्मॉल लर्निंग पॉइंट में आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम आपको आज यहाँ से बताने वाले हैं, 24 से आपको बताएंगे। तो आज इस वीडियो में ये ख़त्म हो जाएगा, इसे ध्यान से देखिएगा। हम आपको डिटेल से भी बताते चलेंगे कि आखिर ये ऑप्शन सही है तो कैसे सही है। देखिए, जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन रहेगा आप तुरंत उसे सॉल्व कर लेंगे। तो आइए हम देखते हैं। यहाँ देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए, यह जो क्वेश्चन आपका है ये है, यहाँ कह रहा है क्वेश्चन में आपके कि H3PO4 के 1 ml विलियन की नॉर्मलता क्या है। तो इसका आप लोग क्वेश्चन जो ये दिया है, आप लोग इसका फार्मूला जानते हैं। जो नॉर्मलता होती है उसका फार्मूला निकालने के लिए क्या होता है, नॉर्मलता इज इक्वल मोलरता इंटू क्षारकता। तो आप लोग यहाँ देखिए, जब हमारा H3PO4 की बात कहेगा तो आप इसे जानते हैं, जो हमारा H3PO4 है एक त्रिभाषमिक अम्ल है। तो इसकी जो एक क्षारकता होती है, अगर आपने चैप्टर को डिटेल से पढ़ा होगा तो ये जरूर उसमें आया होगा। तो इसका जो क्षारकता होती है वो कितना हो गया, 3 होता है। तो हमने यहाँ क्या कर दिया, अगर मोलरता भी हमारे यहाँ दिया गया 1 ml, मतलब 1 ml मतलब 1। तो मोलरता के स्थान पर आप 1 रखेंगे, गुणे का चिन्ह लगाएंगे, इंटू फिर क्षारकता कितनी है, 3। तो अगर यहाँ बात कहेंगे तो 3 आ गया, तो यहाँ क्या हो गया, 3n हो गया नॉर्मल। तो अब यहाँ n क्यों आया, आपको ये भी समझना है कि n क्यों आया। तो आप लोग जानते हैं कि जो नॉर्मलता उसे हम n से डिफाइन करते हैं, तो इसलिए यहाँ n आया। अब देखिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भार मात्रक है। तो जो हमारा, अगर यहाँ कह लें बात, अगर भार मात्रक की बात, तो ये हमारा मोलरता में आता है। मोलरता की जब परिभाषा होती है, डिफिनेशन होती है, तो उसमें भार आता है। जैसे अगर इसका हम यहाँ फार्मूला ले लें तो विलेय पदार्थ का भार बटे यहाँ क्या हो गया, अणु भार इंटू विलायक का भार। तो भार आ रहा है यहाँ दोनों ऊपर नीचे, तो क्या हो गया, ये किस में आ रहा है, ये हमारा किसका है, मोलरता का है। तो यहाँ अगर बात कहें कि भार किसका मात्रक है, तो यहाँ हमारा मोलरता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोलरता। तो यहाँ राइट ऑप्शन आपका लास्ट वाला होगा, मोलरता। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सांद्रता इकाई का मान ताप पर निर्भर नहीं करता। तो किसकी इकाई है जो सांद्रता हमारी किस पे निर्भर नहीं करती, ताप पर। तो यहाँ आप देख सकते हैं, क्योंकि मोल भिन्न भार मात्रक हैं, अतः ताप में परिवर्तन करने पर भार में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इसका अर्थ यही हुआ कि जब हम ताप में परिवर्तन करेंगे तो इसमें भार में क्या होगा, इसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि ये भार मात्रक इसका मात्रक ही है। तो जब कोई वस्तु भार में रहती है, अगर हम आपको कहें कि अगर हम कहें आपसे कोई पदार्थ अगर हम ले लें, तो अगर हम कहें कि वह 10 किलो है, तो जैसे चीनी है हो गया, तो चीनी 10 किलो हो गया, तो जब हम उसको ताप देंगे तो क्या उसके भार में कमी आएगी, नहीं, चीनी के भार में बिल्कुल कमी नहीं आएगी। तो भार की अगर बात कहें तो हमारे क्या होगा, ताप में परिवर्तन करने पर इसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, बार वही क्वेश्चन कह रहा है, क्योंकि मोल यहाँ जो है वो भिन्न है, जो भार मात्रक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्रोसेस भी देख सकते हैं इन्होंने कैसे निकाला। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया है, आप लोग जानते हैं कि मोल प्रभाज का जो डिफिनेशन होता है वो होता है विलेय के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या को ही मोल प्रभाज कहते हैं। तो 1 मोलर विलयन से अभिप्राय है कि एक विलेय का 1 मोल। और किसमें अगर भार ग्राम की बात करें तो कितना होता है, 1000 होता है, I mean 1000 विलायक में उपस्थित है। अतः यहाँ देखिए, अतः विलेय के मोलों की संख्या 1 है और जल के मोलों की संख्या, तो जल का अणु भार यहाँ हो गया, यहाँ देखिएगा, और ये 1000 में है। तो अगर हम इसका कहें तो 55
56 हो गया। तो हम यहाँ क्या निकालने हैं, मोलों की संख्या को निकालने, क्योंकि हमको मोलों की संख्या की आवश्यकता है, क्योंकि फार्मूले में हमको रखना है विलेय के मोलों की संख्या। तो यहाँ हमको विलेय के मोलों की संख्या ज्ञात करनी है। फिर इसके बाद में लास्ट में आता है विलेय के मोलों की संख्या। तो विलेय के मोलों की संख्या 1 है अपान नीचे लिखना है आपका क्या होता है विलयन में कुल मोलों की संख्या। तो ये हो जाएगा 1 प्लस आपका यहाँ देखिए जो हमने यहाँ लास्ट में निकाला, क्या निकाला, यहाँ जो हमने मोलों की संख्या को ज्ञात किया, ये कुल मोलों की संख्या को ज्ञात किया है उसी को लिखा है। अब आप कहेंगे 1 यहाँ क्यों लिखा गया, तो 1 इसलिए लिखा गया क्योंकि यहाँ बात हो रही है कुल मोलों की संख्या। तो 1 मोल से अप्राय यहाँ हमने कहा था 1 मोल, तो 1 मोल को हम जब इन संख्या में जोड़ेंगे तब होगा हमारा कुल मोलों की संख्या। इसलिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। देखिए आई होप डिटेल से आपको समझ में आया होगा। मन में कोई डाउट है टाइम तो पूछ सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ लास्ट में है, ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें कह रहा है कि यूरिया के एक जलीय विलयन की मोललता 4.44 मोल प्रति किलोग्राम है। विलयन में यूरिया का मोल प्रभाज क्या होगा। यहाँ भी मोल प्रभाज की बात कह रहा है। तो आप लोग मोल प्रभाज का डिफिनेशन जानते हैं और डिफिनेशन से ही इसका फार्मूला डिफाइन हुआ है। तो अगर मोल प्रभाज का डिफिनेशन कहें तो होता है विलय में उपस्थित मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहेंगे, मोल प्रभाज कहेंगे। उसी हिसाब से इसका क्या बनेगा, उसी हिसाब से इसका फार्मूला देखिए उसी हिसाब से इसका फार्मूला बनेगा। तो इसका जो आंसर अगर आप इसे सॉल्व करें खुद से तो जो आंसर इसका राइट रहेगा, वो जो इसका राइट आंसर आएगा वो रहेगा 0.074। क्या 0.074 इसका आंसर राइट रहेगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करना ना भूलें। आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। देखिए प्यारे बच्चों यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ है कि 90 ग्राम जल में 1.8 ग्राम ग्लूकोज का मोल प्रभाज। ये भी उसी पर फार्मूले पर उसी पर बेस मतलब उसी पर लगा हुआ है। तो उसी फार्मूले का यूज़ करते हुए हम यहाँ निकालेंगे। तो यहाँ आप इसका अगर निकालेंगे मोल प्रभाज तो निकलेगा क्या। इसका आंसर जो आपको हम बता देते हैं, आंसर जो इसका राइट है वो आपका राइट आंसर है सी वाला 0.0019। आई होप इतना समझ में आया होगा। हमने फार्मूला भी बता दिया, आपको फार्मूला यूज करके इसको निकालना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राउल्ट जो है राउल्ट का नियम संबंधित है। तो राउल्ट का नियम किससे संबंधित है, अगर आपने डिफिनेशन अगर आपको आ रहा है तो आई होप ये आप टिक कर ले जाएंगे। तो अगर हम आइए बता देते हैं राउल्ट का नियम क्या था कि अगर राउल्ट के नियम की बात कहें तो राउल्ट के नियम के अनुसार किसी दिए गए ताप पर विलयन के किसी घटक का आंशिक जो वाष्प दाब P होता है उसके मोल प्रभाज तथा शुद्ध अवस्था में इस घटक के वाष्प दाब P के गुणनफल के बराबर होता है। अगर हम इसको शॉर्ट से भी पढ़ना चाहें, अगर एग्जाम में लिखना चाहें तो होता है राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलयन होता है विलयन के किसी घटक के आंशिक दाब का वाष्पिक दाब उसके मोल प्रभाज के अनुवांशिक दाब के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसका डिफिनेशन ऐसे भी हो सकता है। तो इसका जो आंशिक दाब की बात कह रहा है, बार बार यहाँ कह रहा है कि किसी घटक का आंशिक दाब जो वाष्प दाब होता है P इसके मोल प्रभाज क्या मोल प्रभाज तथा शुद्ध अवस्था में इस घटक के वाष्प दाब P के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ देखिए बात आ गई ना वाष्प दाब, यहाँ भी वाष्प दाब की बात आई थी। तो इनके डिफिनेशन में देखिए वाष्प दाब की जो बात हो रही है वो 2 स्थानों पे है, एक भी स्थान पर चलेगा। तो देखिए अगर इसमें डिफिनेशन में देखें तो वाष्प दाब का अर्थ यहाँ वर्ड आया है, तो इसमें से वर्ड कौन मैचिंग कर रहा है वो है वाष्प दाब का। तो राउल्ट के नियम अनुसार किसी विलयन के घटक का आंशिक दाब उसके वाष्प दाब P के गुणनफल के बराबर होता है। तो यही राउल्ट का नियम है। तो वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर होता है। तो राउल्ट का नियम संबंधित है वाष्प दाब से। आई होप इतना समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ है कि 2 द्रवों P तथा Q के वाष्प दाब क्रमशः 80 मिलीमीटर तथा 60 मिलीमीटर हैं। P के 3 मोल तथा Q के 2 मोल मिलाने से प्राप्त विलयन का कुल वाष्प दाब होगा। तो यहाँ राउल्ट के नियम जो मोल प्रभाज का था
उसी पर फार्मूले पर ये लगा है। तो आपको यहाँ फार्मूला बताए दे रहे हैं, अगर कुल वाजिद आपका पूछेगा तो आपको यही वाला फार्मूला का यूज़ करना है। देखिए अभी पेन कॉपी पेपर होता तो अगर हम आपको लाइव पढ़ा रहे होते तो हम इसको जरूर सॉल्व करके बताते, बट हमने यहाँ बच्चों पे ही ये डिपेंड किया कि वो लोग इसको सीखें। ये हमने आपको फार्मूला भी बता दिया, अगर ये ना लगे तो आप लोग हमसे बता सकते हैं, आप लोग जरूर कमेंट्स करें, हम इसका वीडियो बनाकर आपको बताएंगे कि इसे कैसे सॉल्व करनी है। बट हमने आपको यहाँ इसका जो फार्मूला है उससे हमने बता दिया है, आपको अब फार्मूले का यूज़ करके लिखना है। तो देखिए यहाँ नीचे भी देख सकते हैं, ये देखिए, तो ये आप इसका यूज़ करके लिखें। तो देखिए यहाँ पहले है पी का मोल प्रभाज इन्होंने ज्ञात कर लिया है, फिर क्या मोल प्रभाज क्यू का ज्ञात कर लिया है, फिर पूरा कुल यहाँ इन्होंने ऐड कर दिया है। प्यारा बच्चों ध्यान दीजिए। तो आप यहाँ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखिए 32 यहाँ क्वेश्चन है आपका, यदि किसी विलयन के घटक ए एवं बी तथा उनके आंशिक दाब क्रमशः पी ए एवं पी बी है, वह विलयन का कुल वाजदाब पी हो तो निम्नलिखित में से किस स्थिति में आदर्श विलयन होगा। तो यहाँ आपसे आदर्श विलयन बोल रहा है। तो आदर्श विलयन का जब जानते हैं, जब पी जब हमारा विलय और विलायक जो पी ए और पी बी जो रहेगा जब बराबर होता है तो क्या होगा, राउल के नियम के अनुपालन होती है। राउल के नियम के अनुपालन करने वाले विलयन क्या कहलाते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। जो राउल के नियम का पालन करते हैं वह आदर्श विलयन कहलाते हैं। तो यहाँ देखिए कौन सा पालन हो रहा है, यहाँ आपका बी वाला राइट है, यही हमारा राउल के नियम का अनुपालन कर रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से आदर्श विलयन का उदाहरण है। तो आदर्श विलयन हमने क्या बताया था, जो हमारे राउल के नियम का पालन करे वही आदर्श विलयन है। तो यहाँ देखिए इसका जो हमारा आंसर है वो लास्ट वाला डी राइट है। तो कैसे वो राइट है, देखिए मेथेनॉल तथा एथेनॉल आदर्श विलयन बनाते हैं, क्योंकि इन दोनों की संरचना अगर हम बनाएं संरचना इसका स्ट्रक्चर, तो मेथेनॉल तथा एथेनॉल का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो सेम ही बनता है। तो इस प्रकार से मेथेनॉल और एथेनॉल, मेथेनॉल में हमारा क्या हो जाता है CH3 जुड़ जाता है और जो एथेनॉल रहता है C2H5 उसमें रहता है, तो एथ और ये मेथ। तो इसी प्रकार से जब इसका हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो मेथेनॉल और एथेनॉल क्या रहेंगे, दोनों समान रहेंगे। अगर मेथेनॉल और जल का रहेगा तो भी यहाँ अलग है, और एसीटोन और ईथर का देखें तब भी अलग है। बट यहाँ मेथेनॉल एथेनॉल दोनों सेम एक स्ट्रक्चर संरचना अपना बनाते हैं, डेवलप करते हैं। तो इसलिए इसमें क्या राइट होगा, मेथेनॉल एथेनॉल। आई होप इतना समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिएगा, यदि विलयन का आयतन अवयव घटकों के कुल आयतन के समान नहीं है तो विलयन होगा। तो अगर हमारा वो दोनों समान नहीं है, हमने बताया था जब दोनों क्या रहेंगे, समान रहेंगे, विलयन का आयतन अवयव घटकों के कुल आयतन के समान होता है तो वो आदर्श विलयन कहलाता है, और जब नहीं पालन करता तो क्या कहलाएगा, अनादर्श विलयन। तो इसमें से अब बताइए कमेंट्स में करके कि इसमें से राइट कौन है। जी हाँ आप बताइए कौन सा राइट है, अनादर्श विलयन बी वाला राइट है, क्योंकि डेल्टा वी विलयन इज नॉट इक्वल 0। तो आई होप इतना समझ में आया होगा। जो जिसका मतलब आयतन समान नहीं होता, जिसमें नहीं जुड़ जाएगा वो अनादर्श विलयन, और जिसमें समान होते हैं वो क्या होगा, आदर्श विलयन होगा। आई होप इतना समझ में आया। आइए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्यारे बच्चों यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन के लिए जो डेल्टा एच विलयन होता है वो क्या होगा। तो देखिए अगर यहाँ बात कहें कि अनादर्श विलयन के लिए तो क्या होगा, जो होगा वो बराबर नहीं रहता है। तो इस प्रकार से आपका जो राइट आंसर होता है वो बी वाला होगा। कैसे, क्योंकि इस प्रकार के विलयन ऊष्मा तथा उत्सर्जन करते हैं, अतः डेल्टा जो एच विलयन है वो ऋणात्मक होता है। मतलब जब किसी को मतलब कोई चीज़ दे दिया जाता है तो क्या मतलब जैसे कोई अपना उत्सर्जन उसमें करता है तो क्या कहलाएगा, ऊष्मा का उत्सर्जन करना ही हमारा ऋणात्मक के अंतर्गत आता है। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो बी वाला है। आई होप स्टूडेंट इतना आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है इस वीडियो को तो लाइक करें, शेयर अपने फ्रेंड्स में भी करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है हमारा। आज इस
इस वीडियो में हम इस चैप्टर को समाप्त करने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर 3 है विद्युत रसायन, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए जल्दी जल्दी इस वीडियो को हम जल्दी समाप्त करने की कोशिश करेंगे आप लोगों को समझाने की। ध्यान दीजिएगा, तो चलिए देखते हैं। आ चुका है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे विलयन जिनका द्रव एवं वाष्प अवस्था में संगठन समान होता है कहलाते हैं। तो वो क्या कहलाएंगे? वो आपका निलंबित विलयन कहलाएंगे। द्रव एवं वाष्प अवस्था में समान संगठन वाले विलयन स्थिर क्या होता है? स्थिर क्वाथी विलयन कहलाते हैं। स्थिर क्वाथी विलयन कहलाते हैं। एक बार फिर से रिपीट करिए, स्थिर क्वाथी विलयन कहलाते हैं। तो इस प्रकार के विलयन को हम क्या कहते हैं? निलंबित विलयन कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है यहाँ। लास्ट क्वेश्चन, बस यह वीडियो समाप्त होने वाली है। देखिए 95% अल्कोहल एवं 5% जल का मिश्रण होता है। तो अगर हम 95 अल्कोहल और 5% जल का मिश्रण मिलाएं तो क्या होगा? तो आपका वह न्यूनतम क्वाथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाता है। क्या? स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाता है। तो देखिए इसमें से कौन सा राइट है? ये वाला, ए वाला आपका राइट आंसर है। क्यों राइट है? क्योंकि देखिए न्यूनतम क्वाथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण, क्योंकि ऐसे विलयनों का क्वथनांक अवयव घटकों से कम होता है। क्या? अवयव घटकों से, क्या इससे कम, ये है ना। तो इस प्रकार जब वो अवयव घटकों से कम होता है तो विलयन का क्वथनांक यहाँ 78 डिग्री सेल्सियस है, जबकि जल का क्वथनांक क्या होता है? 100, क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस है। एवं एथेनॉल का 78 जो हमारा होता है 78.5 डिग्री सेल्सियस होता है। इस प्रकार से जो हमारा अवयव घटक होता है वो क्वथनांक अवयव घटकों से कम होता है। तो अगर यहाँ देख लें ये हमारा किससे? इससे कम, ये हमारा इससे कम है। तो क्या होगा? यहाँ न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण के अंतर्गत आता है। आई होप स्टूडेंट यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। और भी कई वीडियो अपलोड करना है आप लोग के लिए, बनाना है। जैसे आप लोग को फिजिक्स, अगर आप लोग चाहते हैं फिजिक्स पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बने और प्रोजेक्ट फाइल भी आपको बताया जाए कि कैसे बनाया जाता है इंटर क्लास में, तो आप जरूर कमेंट्स कर सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग।